अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि जो आप हैं और आपके साथ रहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त में जहाँ इंसान बड़ा मसरूफ़ हो गया है, वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर अगर आप एक दूसरे का हालो अहवाल पूछते रहें तो शायद लोग डिप्रेशन से दूर रहें। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त में हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे, और ये ऐसा मुश्किल दौर आ गया है कि एक तो कोविड की सिचुएशन है कि ज़ाहिर है हमें इसमें भी एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मामलात और हालात को जो है वो देखना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात जो है वो ये आ जाती है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर अपने दूसरे शख्स को, अपने घर वालों को या अपने दोस्त अहबाब को जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला करें। जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं, आप मेरे हेल्थ पे बहुत से प्रोग्राम देखते हैं, वहीं फ़िज़िकल हेल्थ की जहाँ बात होती है वहीं मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, और देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर दिमागी कोई भी ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप किसी को बता भी नहीं सकते, देखने वाला इंसान लगता भी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होता जाता है। इसीलिए ज़रूरत होती है फिर आपको किसी ऐसे शख्स की या शख्सियत की जो आपको गाइडलाइन दे सके, आपको आपके रास्ते पर सही रास्ता समझा सके, बता सके, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस को कम कर सके। इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प के लिए हर वक्त जो है वो बैठे हैं, काम कर रहे हैं। इस वक्त भी आज का जो हमारा मौजू है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के हवाले से हम बात करेंगे। पहले तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम डिस्क्राइब भी करेंगे, साथ ही इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस भी आपको जो है वो बताएंगे, और आज के दौर में, आज इस लेवल पे ज़्यादा पेशेंट जो है वो कितनी उम्र के आ रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। यंगस्टर्स की जो प्रॉब्लम है एंजाइटी, उस हवाले से भी आज बात करेंगे। तो जो लोग देखेंगे प्रोग्राम, समझेंगे, और जो एंजाइटी पेशेंट है उनके लिए आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि आप माहिर नफ्सियात हैं और आप अरसा कई साल से जो है वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। अभी इन प्रोसेस जो आप देख रही हैं, पिछले हम कई साल छोड़ देते हैं कि पहले किस तरह पेशेंट आते थे, उनमें डिप्रेशन लेवल क्या था। ये 2 साल जो कोविड के हैं, इन 2 सालों में आपने डिप्रेशन का लेवल क्या देखा? पेशेंट आपके पास बढ़े, कम हुए, किस उम्र के लोग ज़्यादा आना शुरू हुए, इस हवाले से हमें बताइएगा। बेसिकली कोविड में सिर्फ कोविड हमने देखा है कि कोविड सिर्फ जो था वो एक चैलेंज नहीं था, मेंटल हेल्थ एक दूसरा पेंडेमिक बन चुका हुआ था लोगों के लिए, बिकॉज खौफ और हरास बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ था, और उसके अलावा फिर आइसोलेशन जो है वो एक इम्पोज्ड आइसोलेशन लोगों के ऊपर थी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। और नंबर जो है ऊपर, ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी एक पेंडेमिक की सिचुएशन इख्तियार कर चुका हुआ है मेंटल हेल्थ जो है, और जिसमें बहुत प्रीडोमिनेटली जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस नज़र आता है। और एंग्जाइटी में भी ख़ास तौर पे लोग खौफ व हरास में मुब्तला जो है बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा। एंड एट द सेम टाइम जैसे लोग जो हैं, यानी बाहर जाने से, ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी अगर खुदा न खास्ता एंग्जाइटी का पहले से प्रॉब्लम था, उनका वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ इस बीमारी की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से। जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, उनका डिप्रेशन का मामला जो है वो ज़्यादा पहले से वर्स हो चुका है, बिकॉज कुछ वो लोग जिनको था ही नहीं प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, और जिनके प्रॉब्लम्स थे ऑलरेडी वो ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट करना शुरू हो गया, और वो ज़्यादा, यानी उनकी रिपोर्टिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई। सो हम देखते हैं कि कोविड इज़ नॉट ओनली पैंडेमिक, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो बिगेस्ट चैलेंज एट द मोमेंट। और हमारे यहाँ पे जी। और हमारे यहाँ पे हमने हर तरह के पेशेंट्स जो हैं वो देखे हैं, और ख़ास तौर पे एंग्जाइटी में मुब्तला लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है, जो कि हमने देखा है कि वो कोविड के लिए भी परेशान थे कि कहीं हो ना जाए, और जिन लोगों को हो गया उनको इस बात का खौफ था कि खुदा ना खास्ता ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें से सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जो लोग इससे रिकवर कर गए उसके बाद भी देवर इनटू दिस कि इनको दोबारा ना कहीं हो जाए, और वो जो पिछला टाइम उन्होंने गुजारा हुआ था कोविड के साथ, वो उनके लिए इतना ज़्यादा खौफनाक था कि उनके फ्लैशेस वगैरह उनको
बाद में भी परेशान कर रहे थे और बाद में भी वो तंग हो रहे थे उसकी वजह से। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिन्होंने कोविड तो गुजार लिया बहुत अच्छे तरीके से और फैमिली पूरी उनकी इफेक्ट हुई, बट आफ्टर वर्ड्स उनकी सारी लाइफ इस कदर खौफ हरास में, यानी जितना टाइम उन्होंने दोबारा ना हो जाए, अगर मेरे फैमिली मेंबर को हो गया तो क्या होगा। और ख़ास तौर पे ये देखा गया कि स्पाउसेस में ये चीज़ बहुत कॉमन थी और उसमें फीमेल्स में ये चीज़ बहुत कॉमनली नज़र आई कि फ़ीमेल्स अपने हस्बैंड के लिए दे वर सो वरीड, अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा वरीड नज़र आई कि अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा। और फिर इसी तरह की सिचुएशंस जो हैं वो हमें देखने में भी मिली, क्योंकि कोविड ने किसी क्लास को नहीं छोड़ा, किसी अमीर गरीब को नहीं छोड़ा, किसी उम्र का कोई एग्जैक्टली जो है स्ट्राइक किया बैठे। तो ये जो अभी यंगस्टर में एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ रही है, पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान से बाहर देख लें, हम इसमें जो है वो ये काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हमारे जो स्टूडेंट लेवल के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी का शिकार है। इसकी मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और इतनी ज़्यादा तादाद में ये पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं सामने? डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो है ना वो बात की है कि ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली वो एंग्जाइटी का इतना ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं। अगर आपको अपना और मेरा टाइम भी अगर मैं याद करूँ तो जब हम अपनी टीन्स में थे, जब हम अपनी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के ऊपर थे, तो वी वर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि जी मार्क्स अच्छे आ जाएँ, फिर हमारा जो है करियर जो है वो किसी तरह से सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स कंपटीशन हमने इतना ज़्यादा इंड्यूस कर दिया हुआ कि हर बच्चा चाहते हुए ना चाहते हुए इस कंपटीशन का हिस्सा बना हुआ है। सो ये प्रेशर्स जो होते हैं, और फिर उसके साथ साथ आपका बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, हार्मोनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं आपके साथ कि, और खौफ जो फ्यूचर का खौफ है वो बच्चों में इस कदर इंड्यूस किया हुआ होता है कि पता नहीं जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को, बहुत सारे चैलेंजेस मैं ये समझती हूँ कि यंग एज और ख़ास तौर पर जब आपकी टीन्स होती हैं, क्योंकि आपने उस वक्त बड़े मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ लेने होते हैं, तो उस वजह से जो है बच्चे 2-3 एलिमेंट्स की वजह से, एक तो प्रेशर्स की वजह से जो डिसीजंस उन्होंने लेने होते हैं उसकी वजह से, दूसरा अपना जो एनवायरमेंटल उनका कंपटीशन उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है घर से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और काम की जगह से वो, और उसके साथ साथ उनका हार्मोनल चेंज जो है, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को और अडल्ट्स को खास तौर पे जो टीन्स में जा रहे होते हैं उनको बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। उन लोगों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एंड एट द सेम टाइम मुझे अभी एक केस याद आ रहा है कि एक बहुत यंग बच्चा जो था ऑलमोस्ट 19-20 का जो वो आया, एंड ही सेड कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जब अपना कोर्स ख़त्म करूँगा तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यानी मुझे ये इतना खौफ आ रहा है इस बात के लिए कि मैंने इस बिकॉज हमने ये भी देखा ना कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले जॉब्स जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से सारी के सारा जो बर्डन है वो एक स्टूडेंट पे पड़ जाता है और वो इसी खौफ और हिरास में जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे याद है वो बच्चा इंतहाई ज़्यादा इस वजह से परेशान था कि मुझे समझ, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी उन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में से तो नहीं है, सही, ऑफ कोर्स वो फीसेस बड़ी हाई ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो जैसे हम बात करते हैं 2-3-4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। सो और उसके ऊपर जैसे आपने एब्सोल्युटली ब्राइटली आपने उसको पिन पॉइंट किया कि यूनिवर्सिटीज़ दे डोंट प्ले देयर रोल, कि उन्होंने बच्चों को जो है इंडस्ट्री के साथ लिंक करना है, बिल्कुल उन्होंने बच्चों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो क्रिएट करना है और फिर अपने बच्चों में वो सारे स्किल्स पैदा करने हैं जो उनको एक पहले कुछ टाइम पहले चले जाएं, कोई बहुत को 50 साल पुरानी बात नहीं करी, 5-10 साल पुरानी बात है कि जब हम भी स्टडीज़ कर रहे थे या हमारी भी जो है वो कंप्लीट हो रही थी स्टडीज़, तो या हम इन प्रोसेस थे, तो उस वक्त में हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी कि जो बच्चा जिस चीज़ में काबिल होता था उसको उस जगह पे पहुंचाया जाता था, कि हमें स्कूल और कॉलेज लेवल से ही जो है वो टीवी की तरफ भेज दिया गया कि ये डिबेट्स बहुत करती हैं, ये बोलती अच्छा है, तो इनको इस तरफ जाना चाहिए। आज मैं देखती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं हमारे यंगस्टर्स। फिर बिल्डिंग्स का बड़ा जो है वो डॉक्टर साहब इसमें अमल दखल है, जिन बिल्डिंग्स में बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं वो इतनी कंजस्टेड हैं कि वहाँ पर आपको नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो वो ये शिकायत लेके आते हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं
और हमें अगर थोड़ा सा रिसेस टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो उसमें भी हमें एक सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में बिठा दिया जाता है, एसी लगा हुआ है और वही हमारा जो है वो बस टाइम है। डॉक्टर साहबा आपने बहुत खूबसूरती से ये दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें यूनिवर्सिटीज़ घरों में नज़र आती हैं। वो जो यूनिवर्सिटीज़ का डिकोरम होता था, कॉलेजेस का डिकोरम होता था, बिल्कुल वो डिकोरम हमें अब नज़र नहीं आता उस तरह से। और जब आप ऑफ कोर्स हमारे टाइम के ऊपर मैं समझती हूँ कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो होती थी, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। मगर अब इन चीज़ों का फुकदान हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से ग्रूम नहीं हो पाती, उनके अंदर वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना होता है वो नहीं हो पा रहा। और ना हम देखते हैं कि डिबेट्स का लोगों का उस तरह से शौक है, ना पोइट्री वगैरह का है, ना ही ड्रामेटिक्स ऑफ कोर्स अभी भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें रोल भी अपना प्ले करते हैं, मगर ये सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं। जबकि हम समझते ये हैं कि सिर्फ किताब पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। बच्चे की अगर आपने तरबियत नहीं की, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग नहीं की, कोई फ़ायदा नहीं। और उसको अगर आपने वो स्किल्स नहीं दिए जो उसको जॉब में जाके हेल्प करेंगे, तो टेलिंग यू द ट्रुथ कि आपका बच्चा ना तो कभी एक बेहतरीन जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकता है और ना ही वो बेहतर तौर पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। उसमें मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें हज़ारों के हिसाब से जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद कई यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया और मैंने उनको एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे कहीं आपके पास जो है कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सेंटर है जहाँ पे बच्चे आके अपनी बातचीत कर सकते हैं। मैंने खुद विजिट किया, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड आई कैन नेम देम कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मगर वहाँ पे बच्चों के लिए कोई साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं है, कोई उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है एक्चुअली, बिल्कुल भी। एंड इवन मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ आई वाज डिस्कसिंग कि आप लोग जो है ना ये वाले प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें आप बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें और इसको करिकुलम का एक हिस्सा बना के जरूरी बच्चों के लिए करें, वो ये नहीं। और फिर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हम एक ऐसे टाइम में है जहाँ पे लोग इस चीज़ को फोकस ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि जी ना मार्क्स ले लेना, जीपीएस को मेंटेन कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ इट। और इस चक्कर में बच्चे इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि माँ बाप को बता भी नहीं सकते, दोस्तों से शेयर करते हैं तो वो सारा टाइम जो है वो पढ़ाई में गुजर जाता है, दूसरा कोई उनको काम नहीं है। या फिर गैजेट आ गए हमारे पास कि जी डिजिटल हो गया हर चीज़, सोशल मीडिया है, ऐप्स आ गई हैं, उन्होंने अपना टाइम जो है वो पढ़ाई की बजाय वहाँ पर स्पेंड करना शुरू कर दिया है, जो कि आप समझें कि इतना वेस्टेज ऑफ टाइम है और आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे वहाँ जंक लगा रहे हो कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। हमारे यंगस्टर जो हैं वो करे जा रहे हैं, जो उनका दिल कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं समझती हूँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इसमें सिर्फ जो है ना यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑफकोर्स वो बड़े फैंसी चीज़ें आपको दिखाती हैं, यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, एग्जैक्टली। और फिर वो जब आप वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो सारी बस दिखाने की हद तक चीज़ें थी, इसमें एक्चुअली है नहीं। उसमें मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल है, जो अपने बच्चों को जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके हाथ में कोई हाई फाई डिग्री होनी चाहिए, उनके हाथ में डॉक्टर होना चाहिए, उनको डॉक्टर और इंजीनियर, एग्जैक्टली उनको डॉक्टर होना चाहिए, उनको इंजीनियर होना चाहिए, बस उनको फिर और कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि हम इस चीज़ को समझने से आ रही हैं कि सिर्फ हमें अपने माशरे में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने माशरे में इंजीनियर्स नहीं चाहिए, ये तो टेक्निकल लोग होंगे और बाकी सारे लोग जो हैं, बाकी जो इतने फ़नून लतीफ़ा वाली चीज़ें हैं, बाकी जो आर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि जिनकी हमें ज़रूरत है। सोसाइटी किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं। सो पेरेंट्स भी अपना फोकस खास तौर पे इन चीज़ों के ऊपर रखते हैं जिनसे उनका बच्चे को आसानी से जॉब मिल जाए और वो आसानी से जो है वो एक अर्निंग हैंड जो है उनके लिए बन जाए। यानी उनका भी ये फोकस नहीं होता कि उनका बच्चा जो है ही शुड लर्न, और उसी चीज़ को कैश करते हुए यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ डिग्रीज देने के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है। तरबियत अब जो है एक डिग्री जो है वो थमा दी जाती है और आप यकीन करें कि उससे डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पाते। माशरे में वो अपनी जगह नहीं बना पाते, वो उनकी जो सेंसेस हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती। मैंने बहुत से ऐसे बड़े ओहदों पे लोगों को देखा
जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सीटें हैं कि वो बैठे हैं और क्योंकि उनके पास डिग्री है, उनके पास कागज़ का वो टुकड़ा है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सेंसेस नहीं है, उनका काम नहीं उन्हें पता कैसे करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अभी देखा होगा जैसे हमारे पास जैसे बहुत सारे केसेस हम अभी नोटिस करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, कॉलेजेस में बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाता है, तो ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि लोगों के पास डिग्रीज हैं मगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कैसे करना है, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना किस तरह से, पढ़ाना किस तरह से, किन चीज़ों को फोकस करना है। वो जो उन्होंने खुद जिस तरह से उनको पढ़ाया और लिखाया गया, उन्होंने उसी तरीके से आगे पढ़ाना और लिखाना जो है वो शुरू किया हुआ, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग तो हमारे यहाँ पे होती ही नहीं, मगर हम देखते हैं कि हमारे समझते नहीं ना, समझते नहीं, ज़रूरी नहीं है वो। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्लासेस में, पीयर ग्रुप्स में टीचर्स की तरफ से कुछ ऐसे ख़ास किस्म के अल्फाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो बच्चे को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन में ले जाते हैं कि बच्चा दोबारा खड़े होने के काबिल ही नहीं रहता है कि वो कॉन्फिडेंटली कहीं बैठ के कोई बात, कॉन्फिडेंस से जो है वो कहीं बैठ के बात कर सके, कोई कह सके। सो इसमें बहुत सारे हम ये देखते हैं कि बच्चे या जो हमारे अडल्ट जो हैं, टीन्स जो हैं ख़ास तौर पे, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट से वो सारे फैक्टर्स उन लोगों को मिल रहे हैं जो कि उनके हमारे रवैये जो उनको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल हमारे अल्फाज हैं जो उनको ये सब कुछ सोचने पे, करने पे और उनको एक कमरे में बंद होने पे मजबूर कर देते हैं। वो बिल्कुल मतलब ऐसी उनकी कंडीशन हो जाती है कि वो ना किसी से बात करना, ना मिलना, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती है कि असल में अभी तक पाकिस्तानी अवाम ये समझ नहीं पाई कि एंजाइटी है क्या। बिल्कुल हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैं एंजाइटी का कहीं नाम लेती हूँ ना कि पेशेंट आ रहे हैं एंजाइटी पेशेंट ज़्यादा, एंजाइटी क्या होती है? हर किसी को है, हर एक जो है वो 90 में से मेरा ख्याल है जो है वो 85 लोगों को तो एंजाइटी के पेशेंट जो हैं वो हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि एंजाइटी है क्या। वो कहते हैं हमारा दिल घबरा रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, हमारा जो है वो शिवरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, वो हमारे दिल की तरफ जा रहा है जी सब कुछ, हमारा जो है वो दिल बंद हो रहा है, दिल की तरफ जा रहा है जी, दिल चेक करवाएं जाके, हमारा जो है वो मैदा ख़राब है जिसकी वजह से हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम आती है। इवन यहाँ तक पेशेंट आ जाते हैं कि वो बता देते हैं आके कि अपना डायग्नोसिस खुद ही ले आते हैं कि हम ये हैं और हमारे साथ ये मसला चल रहा है, ये मत समझिएगा कि हम हमारे साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई ऐसा मसला है। बिल्कुल ऐसा वो बता देते हैं। बिल्कुल, मुझे इस बात से आपके, मुझे अभी कल ही मेरे पास एक यंग लड़का जो है ना आया हुआ था, उसने ही सेड कि मैं बहुत अरसे मुझे ये एंग्जाइटी का इसका प्रॉब्लम था और नींद उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी इसकी वजह से। और फिर समटाइम्स हम देखते हैं कि लोगों की जॉब्स भी ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस इंड्यूस करती हैं और एंग्जाइटी इंड्यूस करती हैं, तो उसका भी प्रोफेशन इसी तरह से। ही सेड कि मैं 10 सालों से इस चीज़ में से गुजरा हूँ लेकिन मैं इसको कबूल नहीं कर रहा था। मैं कभी फलान मैदे के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी किसी, लेकिन मैं इस डिनाइल में था कि मुझे किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है या मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू हुआ है जिसके लिए मुझे हेल्प सीख करनी चाहिए। ही एक्सेप्टेड दिस थिंग कि मैं नहीं मान रहा था और अल्टीमेटली आई जस्ट कन्विंस्ड माय सेल्फ। और लोग नहीं मानते और नहीं मान रहे है ना हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी शायद जिसको एंग्जाइटी हो गई है, जिसको डिप्रेशन हो गया, वो बंदा पागल हो गया, वो दोबारा जो सोसाइटी का उस तरह से मेंबर नहीं बन सकता। जबकि मैं ये समझती हूँ कि सारी वो चीज़ें जो ट्रीटेबल हैं, अगर आप टाइमली इन चीज़ों के लिए हेल्प सीख कर लें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे मैं अभी ये केस आपको बता रही हूँ, तो मेरे ख्याल में हार्डली 2 या 3 सेशंस के बाद उसने आके बताया कि मैं इतना बेहतर हो गया हूँ कि मुझे अब अपनी पुरानी स्टेट जो है वो याद भी नहीं आती कि मैं किसी प्रॉब्लम में से गुजरा हूँ। लेकिन ये उसने ज़रूर एक्सेप्ट किया कि मैं इस खौफ में था कि ओहो मुझे कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़ जाए, कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं। लोग मुझे ये है ना कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े, ये खौफ लेके बैठ गया लोगों को, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। ज़रा सा आपका जो है वो फिजिकल हेल्थ में कोई भी चीज़ ख़राब हो, हाथ में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, आप फटाफट भागते हैं डॉक्टर के पास, दांत में दर्द हो जाए। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें नींद नहीं आ रही, आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, आप जो है वो मेमोरी अपनी जो है वो लॉस करते जा रहे हैं या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ चल रही हैं, तो लोग इसको माइनर सी चीज़ लेते हैं कि उम्र का तकाजा है जी, उम्र बढ़ रही है तो ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं। बादाम खाओ और साथ में जो है वो चारों मगज़
खसखस खा लो और जो है वो बकरा खा लो, तो ये दम दुरूद करवा लो, दम दुरूद करा लो और तवीज़ पहन लो, तो सारा कुछ जो वो ठीक हो जाएगा। देखिए अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, हम इस चीज़ को मानते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपी करते हैं, हमारा ये मानना है, ईमान है, यकीन है। लेकिन अल्लाह ने दवा के साथ दुआ का भी तो जो है वो कहा है ना कि दुआ के साथ दवा भी है। तो जब तक आपने ट्रीटमेंट नहीं लेना, जब तक आप जो है वो अपना डायग्नोसिस नहीं लेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके साथ मसला क्या चल रहा है? खुद ही डॉक्टर हैं अपने, खुद ही बता देते हैं कि हमारे साथ ये मसला चल रहा है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल नहीं मानते। और समटाइम्स तो हम ऐसी चीज़ें भी देखते हैं कि आप अगले बंदे को डायग्नोज करके बता देते हैं ना कि देखें आपको डिप्रेशन का मसला है या एंग्जाइटी का मसला है, तो आपको इस तरह से ठीक होना है। एक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो चैलेंज अक्सर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो फेस कर रहे होते हैं। यूजुअली वो ये होता है कि जब आप किसी को बता देते हैं कि जी आपका ये मसला है और इस मसले ने यूं ही नहीं ठीक हो जाना, अब ये एक और फियर उनको बैठ जाता है कि अच्छा ये यूं ही नहीं ठीक होना, ये बार बार आना पड़ेगा, ये बार बार इस चीज़ के लिए। जबकि हम ये समझने से आ रही हैं कि एक एंग्जाइटी का जो प्रॉब्लम है वो ओवरनाइट नहीं स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल, उसने डेवलप होने में, उसने बनने में, प्रॉब्लम बनने में उसने बहुत टाइम लिया, 6-7 महीने, साल, 2 साल और शायद इससे भी ज़्यादा टाइम आपने उस प्रॉब्लम में गुजारा है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप किसी से कंसल्ट करने लगते हैं, तो आप उम्मीद ये करते हैं कि ये जो आज हम आए हैं, आज के आज ही हमारा सारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम, आपकी बॉडी चेंजेस आने में, आपके बिहेवियर को मैनेज करने में, उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम है। हमारे मुल्क का कैसे पढ़े लिखे लोग हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं कि वो मानते ही नहीं कि मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो हैं, जो मेंटल हेल्थ को डील कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल ये तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे आके तो दिल करता है कि बंदा एहतजाज शुरू कर दे कि यार आप कहाँ से पढ़े हैं कि फिजिकल हेल्थ के जो है वो MBBS करके डॉक्टर बन गए और PhD डॉक्टर नहीं है, जिसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो साइकेट्री में है, वो डॉक्टर नहीं है। आप कैसे इस चीज़ का जो है वो तयन कर सकते हैं? बिल्कुल इस तरह के क्यों? अगर साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो उसकी हेल्प के लिए है। जब तक आप जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थ को हेल्थ समझेंगे ही नहीं कि ये हेल्थ आपके लिए कितनी ज़रूरी है, तब तक आप उसके डॉक्टर को डॉक्टर कंसीडर भी नहीं करेंगे, आप मानेंगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसा है। और आपने देखा होगा कि हम सब जो हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के लोग या बड़े बड़े जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये लोग जो हैं, हमें पेट की खुराक की इतनी फिक्र रहती है। बिल्कुल हर वक्त हमें ये रहता है, अच्छा हमने खाना क्या है, बस पकाना क्या है। लोगों की खवातीन की टेंशन क्या है घर में। मैंने अक्सर खवातीन को देखा, जी आपकी क्या टेंशन है, बस समझ नहीं आती कि डेली क्या पकाना। हाँ, सुबह होती है तो साथ ये चीज़ शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली भाई आप एक हफ्ते का जो वो चार्ट बना लें, घर में रख लें कि आपने किस दिन दाल बनानी है, किस दिन सब्जी बनानी है, किस दिन गोश्त बनाना है, हल हो जाएगा मसला। उसमें क्या इशू है? लेकिन यहाँ पर लोगों के इशू ये है कि जी पकाना क्या, और इसके लिए कॉल्स हो रही होती हैं कजन्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, है आज तुम्हारे घर क्या पका है, अच्छा हम भी वही बना लेते हैं। बिल्कुल ये टेंशन है हमारी। बिल्कुल ये वाली टेंशन है, और सूट ना मिलने वाली टेंशन, सूट ना मिला, जो खवातीन को जब टेंशन होती है तो हम कैसे, जैसे जो है डॉक्टर से बिल्कुल फारिग हैं, वो तो किसी काम के नहीं, जब तक सूट मिल नहीं जाएगा तब तक टेंशन। एग्जैक्टली। और हम ये देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम इतना कंसर्न होते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं खाने के बारे में सोचने में, अपने कपड़े और मेकअप और हर चीज़ के बारे में हम सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू आवर मेंटल हेल्थ तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है। यानी इसके ऊपर लोगों को लगता है कि ये तो शायद इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। पेट की फिक्र इतनी ज़्यादा है कि पेट में आप क्या डालेंगे, मगर ये जो मासूम जहन है जिसने आपकी बॉडी को चलाना है, जिसने आपकी लाइफ को चलाना है, उसके बारे में यू नेवर बॉदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ये भी बात आप बता के जाएं, आप माहिर नफ्सियात हैं, गलती से मैं भी माहिर नफ्सियात हूँ। गलती मैं इसलिए कहती हूँ कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं ना, उसको सारा कुछ पता होता है। वो ये बहुत बड़ी गलती भी है हमारी कि हमें सब कुछ जब समझ आ जाती है, सामने वाला बंदा जो है ना वो क्या है क्या नहीं है, ये भी बहुत हमारे लिए मुसीबत बन जाती है कि हम सब जानते हैं और हमें हर चीज़ में से, मुश्किल दौर में से गुजरने का तरीक़ाकार जो है वो पता है, ईजीली जो है वो हम अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस दौर में जहाँ पे खाना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये डाइट हमारे माइंड को किस तरह एक्टिव रखती है, और दिल का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, दिल एक पंपिंग मशीन है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग का है, ये समझा दीजिए आज ज़रा।
अच्छा चले नबिया, मैं जो हूँ ना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आजकल आपको पता होगा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका EQ जो है वो होता है। इसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ऑफ कोर्स दिल जो है वो एक पंपिंग मशीन है, मगर जो आपका दिमाग आपको कहता है आपकी बॉडी उसको फील करती है। जो आप थॉट अपने दिमाग को देते हो आपकी बॉडी उस इफेक्ट में जाती है। 1 मिनट के लिए सिर्फ अगर आप ये इमेजिन करें कि जिस दिन आप थोड़े से सैड होते हैं, थोड़े से उदास होते हैं, कोई किसी ने कुछ कहा होता है, दिल जो जिसको कहते हैं टूटा हुआ होता है, दिल टूट जाता है, तो उस दिन एग्जैक्टली उस दिन आप देखें कि आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो बड़ी स्लो हुई होती है, स्लगिश होती है, सैडनेस में होती है, आपकी वॉइस टोन भी जो है वो लो होती है, और इसी तरह से आपका दिल भी आपको लगता है डूबा हुआ जो है वो है, और उसकी एक्टिविटी उतनी एक्टिव नहीं है जितनी कि आम तौर पे या जब आप हैप्पी होते हैं, जब एक्टिव होते हैं तब होती है। सो आपका माइंड बेसिकली सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, मगर उसके साथ साथ जो है जो कुछ आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है ना। ऐसे उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए पीछे आपका थॉट है। आपके माइंड को आपका थॉट कंट्रोल करता है, यानी माइंड का बाप थॉट है। आप अगर समझें तो अगर उस थॉट को अगर आप चेंज करते हैं तो आपका माइंड में आने वाली जो चीज़, जब थॉट चेंज होता है तो आपकी बॉडी की सारी फीलिंग्स जो हैं, जो सिम्टम्स आपको आ रहे होते हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं। सो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि आप जब दुखी होते हैं, आप सैड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, परेशान होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, आप अपने आप को कह क्या रहे हैं। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, अगर आप अपने आप को बहुत पेनफुल थॉट्स दे रहे हैं, परेशानी वाले थॉट्स बार बार अपने दिमाग में उनको रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी सारी उसी इफेक्ट में है। हाँ। वो सारा वही फील करेगी, उस चीज़ में से गुजरेगी। अगर आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव, बेशक परेशानी का भी आलम है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं तो आप हमेशा सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ये चॉइस कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होती, ये चॉइस आपने करनी होती है। हम चूज करते हैं या परेशान होना या रिलैक्स होना या प्रॉब्लम सॉल्वर होना या प्रॉब्लम का एग्जैक्टली। सो जब आप चूज कर लेते हैं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्वर होना है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम का एक स्ट्रेस आपके ऊपर जरूर होता है, मगर आपका फोकस जो होता है वो सोल्यूशन की तरफ होता है। जब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के वो सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपको फौरन सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप चूज क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम चूज कर रहे हैं तो टेलिंग यू द ट्रूथ, आप 100 साल भी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। हाँ। अगर आप सोल्यूशन का सोच रहे हैं, सोल्यूशन चाहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि आई वांट टू सॉल्व दिस, आई वांट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, शाम से सुबह, सुबह से शाम आपको फ़ौरन उस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका माइंड इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये जब आप इसको कह देते हैं कि जी आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो आप कर लेता है। एग्जैक्टली आप उस पर एक्टिवली काम करें ना करें, मगर ये अनकॉन्शियसली उस पर काम करता रहेगा और सोते में भी आपको फ़ौरन जगाएगा कि ये सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। सो अब चूज़ आपने करना है, ये चूज़ ऑटोमेटिक नहीं होता। बहुत सारे टाइम पे जब लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो मिजरी बहुत ज़्यादा होती है, वो इतनी पेन होती है, आप किसी को एक्चुअल अपनी चीज़ नहीं बता नहीं सकते कि आप गुजर किस चीज़ में से रहे हैं। बिकॉज एक तो आपको खुद ही नहीं पता चल रहा होता, अगर पता चल जाए तो आप शर्मिंदगी का शिकार होते हैं कि ओहो मुझे ये इशू हो रहा है, मैं किसी को क्या बताऊँ। और फिर वो क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है ना, ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वी आर इमोशनल बेस्ड मोर, लॉजिकल बेस्ड नहीं है। तो हमारी हर चीज़ जो है ना वो इमोशंस के ऊपर आके फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब आप वो अफसरदा फील कर रहे हैं, मायूसी फील कर रहे हैं, तो अब आप जुर्रत नहीं करते कि किसी और को बता सकें, क्योंकि आपको पता है जब आप दूसरे किसी को बताएंगे, अगले बंदे ने फ़ौरन आपको ये नहीं कहना कि यार हो सकता है कि कोई ऐसा मसला हो, सीख है। नहीं, ऐसा वो आपको फौरन ये बात कहेगा, यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, उठो चलो नमाज पढ़ो, उठो चलो ये करो, उठो चलो हिम्मत पकड़ो, मर्द बनो। बहुत सारे लोगों को लोग ये कहते हैं मर्द बनो ठीक हो जाएगा। यानी इट्स मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुदा न खास्ता वो इंसान कमजोर है तो वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ मसला जो होता है वो ये होता है कि इंसान समटाइम्स
अपनी बॉडी में कुछ आने वाले चेंजेस की वजह से, अपने एनवायरनमेंट की वजह से, एग्जैक्टली जब चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं दूसरी बीमारियों की तरह, तो इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। वो चाहता है कि इससे बाहर आए, मगर उसकी बॉडी, उसका माइंड उसका साथ नहीं दे पा रहा होता। और ऐसी सूरत हाल में उसको यकीनी तौर पे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। उसका मर्द बनना काफ़ी नहीं होता, उसका हिम्मत करना काफ़ी नहीं होता, उसको सही ट्रैक की ज़रूरत होती है। जो मामलात हैं कोविड के बाद, जो बिजनेस के लॉस हुए, उसमें जो मर्द हजरात का डिप्रेशन सामने आया, बिल्कुल मैं हैरान रह गई कि इतने डिप्रेशन में मर्द भी जो है वो इतना लेवल ऑफ उनका जो है वो स्टैंडर्ड इतना जो लो हो चुका है कि वो बेचारे सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते कि क्या करें, समझ नहीं आती कि ये रास्ता अख्तियार करें, ये करें, वो करें, आगे आने वाला टाइम क्या है। स्पेसिफिक कोई डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी ये नहीं बता सकता कि ये कोविड कब ख़त्म होगा और कब इससे जो है वो जान छूट जाएगी। या तो 70% लोगों को जो है वो किसी मुल्क में ये हो जाए तब ख़त्म होगा, या फिर सारे वैक्सीनेट हो जाएं। अब वैक्सीनेशन भी नहीं करवानी, ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी कमाल जो है वो मेरे पास पॉइंट आ गया है मेरे जहन से कि ये वैक्सीनेशन जो है इस वक्त में लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है, वैक्सीन नहीं करवा रहे। बिल्कुल हुए वैक्सीनेशन हो जाएगी, वैक्सीन हो गई, 2 साल बाद हम मर जाएंगे, ये क्या है 2 साल बाद? हाउ कैन दिस पॉसिबल कि आप ये तयन कर लें कि आप 2 साल बाद या 2 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद आप मर जाएंगे? आपको तो पता ही नहीं कि आपने कब इस दुनिया में आना है और कब जाना है और किससे आपकी शादी होनी है, ये भी नहीं आपको पता। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे जो है वो तय कर लेते हैं? डॉक्टर नबिया, बेसिकली ना हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा प्री डोमिनेटिंग एक सिलेक्शन होती है हमारी, ऐसा ही है। वो प्री डोमिनेटिंग सिलेक्शन ऑफ माइंड जो है ना, वो हमारी नेगेटिविटी है। आप देखो कि नेगेटिव चीज़ें हम फ़ौरन कैच करते हैं, हम फेलियर को खुशी से ज़्यादा फील करते हैं, हम ह्यूमिलेशन को एप्रिसिएशन से ज़्यादा फील करते हैं। सो नेगेटिविटी जिन चीज़ों में ज़्यादा होती है वो हम ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं एंड वी प्रैक्टिस देम। अब जब कोविड आया था शुरू में, तो आपको याद होगा कि नन वाज बिलीविंग ऑन के जी इस तरह की कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही। जो एक फार्मूला इस कौम को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया, दैट वाज फियर, कि भाई ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है या ये है वो है। उस फियर के फॉर्मूले ने काम किया, लोग डरे और चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू जो है वो हो गई। अब लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों ने ये बातें भी, कॉन्स्पेरेसीज है ना, कि लोगों ने ये बातें भी कहना शुरू कर दी कि कोविड तो जो है वो किसी ने, शायद इमरान खान ने पैदा किया हुआ और इमरान खान ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, या फिर बाहर से किसी ने भेजा है, किसी ने भी बाहर से भेजा है, अमेरिका की साजिश है, चाइना की, ये बहुत सारी कॉन्स्पेरेसीज जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गई और पीपल बिलीव देम। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कोई कोविड शोविड नहीं है, ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये कुछ भी नहीं होता। यानी अनटिल दे फेस देम दैट कोविड सिचुएशन, उन्होंने नहीं बिलीव किया उस चीज़ को। जिन लोगों को हो गया ना, वही आप वाली बात, उन्होंने भी नहीं फील किया। उन्होंने शायद ये फ्लू है, ये फ्लू एग्जैक्टली, उन लोगों ने फिर डिस्क्लोज भी नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। अब क्योंकि हमारा माइंड सिलेक्शन जब कर रहा होता है, हमारा एनवायरनमेंट, आप देखो हर वक्त हम डराने के ऊपर लगे होते हैं। ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह अजाब देगा, यानी हम डराते ज्यादा हैं लोगों को। आई एम सॉरी, बेशक अल्लाह ताला ने नमाज का सवाल जो है बिल्कुल करना है, फर्ज है और पढ़नी जरूरी है, माफ़ी नहीं है। लेकिन हम नमाज के पढ़ने को मोहब्बत से भी एसोसिएट कर सकते हैं, मगर हमने डर से एसोसिएट किया। यानी ये करोगे तो तुम दोज़ख से बच जाओगे, ये नहीं हम कहते कि ये करोगे तुम अल्लाह के और भी करीब हो जाओगे। सिर्फ यानी हमने जो सिखाने का हमारा तरीका कार है ना, वो डर है। वैक्सीन के एग्जैक्टली वैक्सीन के साथ भी यही हुआ है एक्चुअली, क्योंकि हमारा फियर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है, इमोशन जो है हमारा, उसको ही यूज़ करते हुए कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने इस तरह की बातें जो है ना, वो क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा पढ़ा लिखा है बाकी सब, हाँ जी, सब जाहिल है, बाकी सब जो है ना, हाँ बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बेचारे किसी काम के नहीं है। सोशल मीडिया सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा समझ उसको है, चीजें सामने आ रही होती हैं। भी सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में ऐसी थ्योरीज निकाल लेंगे, ऐसी मामलात निकाल लेंगे कि अब देख के बंदा हैरान हो रहा होगा कि ये कहाँ से निकाली है। एग्जैक्टली, और हर बंदा वहाँ पे कि वो डॉक्टर बना हुआ है, उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है। सो सोशल मीडिया बेसिकली जो है ना, वो मैं समझती हूँ ये कि ये वो लोग जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ चल रहे हैं, जो कि लोगों को खौफ और हरास में मुब्तला करें, बेसिकली दे आर डूइंग अ क्राइम। यस। और आप इस तरह की न्यूज़ फैला के कि जी वैक्सीन जो है वो किसी काम की नहीं है, या 2 साल बाद सबने मर जाना है। हु यू आर
कि आपको पता चल जाए। क्या अब लोगों ने एग्जैक्टली अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है एंड दे आर सर्वाइविंग, दे आर डूइंग गुड। बड़े बड़े लोगों ने जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए वैक्सीन्स लगवाई हैं ताकि लोग मोटिवेट हो जाएं। अगर मौत, आप मुसलमान हैं, सबसे पहली आपकी जो एक बिलीफ सिस्टम है, आप कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो फिर आपका तो ईमान ये होना चाहिए कि भाई 2 साल बाद हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। बट इस पॉइंट के ऊपर आके क्योंकि हमने सिलेक्शन ऑफ फियर किया है, सिलेक्शन ऑफ नेगेटिविटी किया हुआ है, तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ के बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि 2 साल बाद और दूसरों को भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है करने की, तुम्हें कौन सा हुआ है, और अगर हुआ है तुम्हें तो हो गया, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। वैक्सीन ने तो आप सिर्फ मौत का खौफ नहीं डाला वैक्सीन का, वैक्सीन का औरतों के लिए खौफ आया हुआ है कि जी वो बांझ हो जाती हैं, मर्दों के लिए ये खौफ आया हुआ है कि वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनको जी इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। फॉर गॉड से ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह के लिए क्यों आते हैं, मैं आज तक समझने से कासिर हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ इस जगह के लिए क्यों हैं। दुनिया में बाकी लोग जिन्होंने वैक्सीन्स करवा ली हैं, जैसे हम यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज अब देख रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग नॉर्मली बिकॉज वैक्सीन्स वहाँ पे हो चुकी हैं, उन्होंने मेडिसिन ऐसी बना ली हैं कि दे आर नॉट हैविंग एनी। यूके उनमें से एक है, यूके ने हर चीज़ को ओपन कर दिया हुआ है। सो चीज़ें जो है, अब अगर आपको मौत आनी है, आपका दिन मुकर्रर है तो वही मुकर्रर है। आप डर से तो आप हर दिन मर रहे हैं, खौफ से आप हर दिन मर रहे हैं, तो आप है ही नहीं। बिल्कुल, आप जो बंदा हर वक्त मौत के खौफ में है कि मैं मर ना जाऊं, मैं मरना, वो जिंदगी क्या जी रहा है, वो तो इस खौफ को जी रहा है बेसिकली। सही बात है। सो इसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आप वाकई बिलीवर हैं और आपको लगता है कि जी जिंदगी और मौत का एक दिन मुकर्रर है, तो वो मुकर्रर है, बिल्कुल ऐसे ही। वो आप उससे पहले नहीं मर सकते। हो सकता है वैक्सीन लगवाने से पहले ही मर जाए, और हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद हो सकता है कि वैक्सीन लगवा के भी मर जाए। एग्जैक्टली, ये जरूरी नहीं है कि जी वैक्सीन की वजह से ऐसे हुआ, वो वक्त मुकर्रर था। और ये जब तयशुदा चीजें होती है ना, असल में मैं समझती हूँ डॉक्टर साहबा कि लोग ना, ज़ाहिर आप भी स्पिरिचुअल थेरेपी जो है वो देती होंगी लोगों को, जो है वो इस पर लेकर आती हैं, ये ज़रूरी है चीज़ें हैं, लेकिन ना लोगों का स्टार्ट ही स्पिरिचुअल थेरेपी से होना चाहिए। यहाँ बिलीवर्स नहीं है, यहाँ पे यकीन की वो कैफियत है कि जहाँ पर हम अल्लाह पे बड़ा भरोसा करते हैं, हम अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह के सारे मामला जानते हैं, पर अल्लाह की नहीं माननी हमने। क्या ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए हमें अंधेरे में लेके जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप एक सीधा रास्ता नहीं अपनाएंगे, आप किस तरह, बहुत जो है वो इबादत करने वाले लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए हर चीज़ एतदाल में अल्लाह ने बताई है। और ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि बहुत मैंने देखा है, मेरे पास कुछ मौलवी हजरात, कुछ दीनी स्कॉलर्स जो हैं ना, वो आए और वो इतने खौफजदा थे मेरे पास आते हुए, एंड दे वर सेइंग कि मैडम हम किसी को नहीं बता सकते, और बताना नहीं है आपने। हाँ जी, बता देते हैं आपको। हम लोगों को अगर ये बात कहें ना कि देखो हमारी इस वक्त कैफियत है, लोग इस बात को कहते हैं तुसी ते अल्लाह वाले हो, तानू है कि मैं हो सकता है। सो फॉर गॉड से कि इंसान है, कमज़ोर है, इंसान को अपनी असलियत पहचाननी है। इंसान कमज़ोर है, जल्दबाज है, और ये कुछ चीजें कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, यही इंसान की पहचान है। लेकिन हमें इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है ना, मसला यहाँ आके खराब होता है। बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि जब तक हम चीज़ों की एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आएंगे, हम उनको एरेडिकेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते। जब तक हम ये कबूल नहीं करते कि ये मसला है मेरा, मुझे जब तक ये कबूलियत नहीं आती तब तक आप उसके चेंज की तरफ नहीं जा सकते, आप उसकी रेमेडी नहीं कर सकते। हमें ये मानना है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, और ये किसी तक एग्जैक्टली ये शुरू से ही है, जब से इंसान है तब से है, ये हमेशा इंसानों के साथ रहेगा, और इसका ताल्लुक खुदा न खास्ता इंसान की किसी कमज़ोरी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ है। यानी उसके जिस्म में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ज़हनी सेहत उसकी ज़हनी सेहत जो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ उसके कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स इस तरह के आते हैं उसके ऊपर कि जिसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान कमज़ोर है। तो समटाइम्स वो कोप कर पाता है, समटाइम्स नहीं कोप कर पाता, समटाइम्स उसको हेल्प में लेने की जरूरत पड़ती है कि कोई दूसरा इंसान जो उसको मदद कर दे। यहाँ तो डिप्रेशन की वो कैफियत है कि फलां बंदी मुझे ये कह गई, उसने मुझे ये क्यों कहा था, उसने मुझे उस टाइम पर ये बात की, अब मैं सोचने बैठ जाऊं और 100 साल तक ये सोचती रहूं कि फलां बंदे ने फलां टाइम पे मुझे ये बात की थी। अब इस बात को गुजरे हुए डॉक्टर साहबा गुजर गया पूरा 1 साल,
पर हम इस चीज़ से नहीं निकले कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ की बहन की बेटी की साली ने ये बात मुझे कर दी थी, तो उसने ये क्या सोच के की होगी। ये डिप्रेशन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हैरानगी है बिल्कुल कि हम पुरानी चीज़ों के साथ जिंदा रहने को और पुरानी बातों को दोबारा दोहराने को जो है वो ये कहते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, मुझे पुरानी बातें याद रहती हैं, अच्छी बातें याद नहीं रहती, बुरी बात हर बात याद, बुरी बात, हर्टफुली नेगेटिव फेलियर वाली बात हमेशा क्या होता है, हमारी अपनी है। पर्सनैलिटी डैमेज होती है, किसी का क्या जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान खुद तबाह होता है, पर्सनैलिटी डैमेज होती है, आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इन सारी चीज़ों की वजह से। और फिर देन अगेन जो है ना, फिर हम बहुत सारी बातें जो हमारी सोसाइटी में समझती हूँ डॉक्टर साहिबा कि एक ऐसी नहज पे खड़ी है, बिल्कुल, जहाँ पे हम ना तीतर है ना बटेर है, और हमें ना हम खुदा को पूरी तरह मान रहे हैं, ना ही हम उससे इनकार कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे इस चीज़ से। यानी हम किसी भी चीज़ को हमें पता ही नहीं है, हमें जो कहता है ना हम उसके पीछे लग जाते हैं। वी डोंट क्वेश्चन, वी डोंट एक्सप्लोर। मैंने सिर्फ यहाँ तक बात करी है डॉक्टर साहबा, अगर एक रोड पे आप जा रहे हो और पहली गाड़ी जो है वो आगे से मुड़ के वापस आ गई, उस बेचारे को कोई काम हो कि उसने वापस जो है वो यू टर्न लेके जो जाना है, उसके पीछे जितनी कतार लगी होगी वो सारे यू टर्न ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूर क्यों जाती हैं? सड़क पे देखें कि मैंने 100 दफ़ा ये हालात देखे। अच्छा, जब बाद में पता चलता है कि आगे ट्रैफिक तो खुली हुई थी, ये बंदा इस तरफ मुड़ गया तो हमें ऐसे लग रहा था आगे ट्रैफिक जैम है, तो भाई उसको कोई काम भी तो हो सकता है, ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करें कि आगे ट्रैफिक खुली है या नहीं खुली है। आप एक बंदे के पीछे जो है वो सारी गाड़ियाँ लग गई हैं और फिर दोबारा जाके वहीं खड़े हो गए जहाँ से स्टार्ट लिया था। एक्चुअली वो कॉमन सेंस जो है ना वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती। और उसमें जिसमें बहुत ज़्यादा हम ये समझते ये हैं कि देखिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी के जो सिर्फ हमें बता दिए गए हैं, एंड वी डोंट इवन क्वेश्चन। आप देखो कि मैं तो समझती हूँ कि अगर आप वाकई ही चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं ना, और आप वाकई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, 3-4 चीज़ें अगर आप अपने साथ रख लें तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं और मेंटल हेल्थ को भी फाइट कर सकते हैं। यानी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। जिसमें एक सबसे पहली बात मैं ये समझती हूँ कि आप के बच्चे का जो है आपने उसकी तरबियत के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस किया है, उसको चांसेस दिए हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, चीज़ों को बेहतर कर सके, तो आप देखेंगे कि वो जब कभी ज़िंदगी में फेल भी होगा तो उसको इतना खौफ और डर नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही सिखाया, उसको गिरना भी सिखाया और उसको उठना भी सिखाया। उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में वाकई ही कुरान पाक को सिर्फ एक शेल्फ तक महदूद ना रखें, उसको कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, ऑनेस्टली इतनी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं कि अच्छा वाई दिस इज़ हैपनिंग। जैसे हम में से अक्सर लोग जो हैं अक्सर इस बात के ऊपर बात करते हैं कि जी सारी मुसीबतें मेरे लिए, सारे प्रॉब्लम्स मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, सब मेरे लिए गलत होता है। ये अक्सर कंटेंट आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो आपको नज़र आता है कि इस तरह का कंटेंट उनका होता है चीज़ों का। तो कुरान की सिर्फ एक वर्स जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है कि हर इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ जो है वो नहीं डाला जाता। सो इट्स यू, अब आपका जो क्रिएटर है, खुदा जो है, अल्लाह जो है, वो आपको यकीन दिला रहा है। एग्जैक्टली वो आपको यकीन दिला रहा है कि मुझे तुम पे यकीन है कि तुम इस चीज़ में से निकल सकते हो। तुम खुद पे यकीन नहीं कर रहे कि मैं इससे निकल सकता हूँ। बिल्कुल। सो अगर आप वाकई थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मगर मुसीबत ये है कि मुझे जो मोहल्ले के कारी ने, जो मोहल्ले की बाजी ने कुरान पाक और इस्लाम सिखाना है, मैंने उसी को ही सीखना है। मैंने इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना क्वेश्चन करना है, ना एक्सप्लोर करना है। टीचर्स और प्रोफेसर्स का हाल ये हो गया है कि घरों से लड़के आते हैं, घरों के मामला जो उस तरह के खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, आके बच्चों पे जो है सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, डंडों से मारते हैं उनको। आपने देखे इतने वाक़यात जो है वो मीडिया पे हुए कि बच्चों की पिटाई लगा देते हैं आके और जानवरों की तरह उनको मारना शुरू कर देते हैं। फिर घर में जो मुलाजिम बच्चे बच्चियाँ रखे जाते हैं उनको ज़रा सा काम ठीक ना, एक कप जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ क्यों रख दिया, इस बात पे जो है वो इतने खौफनाक तरीके से दरिंदों की तरह जो है वो मारा पीटा जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आप लोग मेंटली डिप्रेस हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो
तो आप ये कैसे कर सकते हैं? और फिर लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि हम जो है वो नॉर्मलिटी का शिकार है, या हमारे साथ जो है वो कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता, आप पागल हैं, हम तो पागल ही नहीं हैं। वो यहाँ तक लड़ना शुरू कर देते हैं, आप पागलों के डॉक्टर्स हैं। भाई पागलों के कौन से डॉक्टर्स होते हैं? ये तो मेरी आज तक सेंस में बात आ ही नहीं सकी कि ये पागलों के डॉक्टर्स जो है वो कौन से होते हैं। हम तो बैठे हैं आपकी मदद के लिए, आपको जो है वो सीधा रास्ता दिखाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम के सलूशन को बताने के लिए कि भाई ये नहीं तो ये कर लें, आपके लिए बेहतर है। दोनों रास्ते आपको समझा दिए जाएंगे, डिपेंड ऑन यू कि आपने जो है वो क्या कर रहा है। यहाँ मामलात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं फिर, और इस वक्त में डिप्रेशन का ये हालात हो चुके हैं कि मासूम बच्चों के साथ जो है वो इस कदर बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। माँ बाप के रिश्ते जो है वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि माइनर सी बात हो गई है। दोस्त अहबाब रिश्तेदार आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे खाइफ है जैसे दुश्मन हो। यहाँ पर आकर बर्दाश्त का वो जो एक एलिमेंट था जो हमें मिला भी था ना इस्लाम की तरफ से कि हमने जो बर्दाश्त करना है और सब्र की बड़ी अहमियत है, वो भी भूल गए। कुरान पाक एक बहुत सूरा है जिसमें बड़े क्लियरली बताया गया है कि जब किसी कौम का ज़वाल आता है तो बेसिकली वो अखलाकियात की पस्ती में किस तरह से गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी अखलाकियात जो हैं, मोरालिटीज़ जो हैं, वो इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई हैं कि आप देखो कि हम में से हर बंदा जो है दूसरे बंदे की टो में रहता है। यस, ये कुछ चीज़ें जो भी पॉइंट्स में बताने लगी ये कुरान के पॉइंट्स हैं, ये कोई मेरी वो चीज़ें नहीं है। बट द थिंग इज़ दिस कि ये हम समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को कि हमारे यहाँ पे लोग हम देखते हैं कि जी एक दूसरे की टो में लगे हुए होते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। हम ये नहीं सोचते कि मैं अपने ऊपर ज़रा देखूँ कि मेरे साथ क्या है, मुझे किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या मैं कहाँ किस तरह से किसी को हेल्प कर सकता हूँ। वी डोंट थिंक ऑफ इट। इसी तरह से ख़यानत जो है, बदयांती जो है, हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे अरूजों के ऊपर है, बढ़ती जा रही है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट होना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पे छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म हो जाता है, डाइवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। उन कौमों में तबाहियाँ जो हैं आती है। जवाल इसी तरह से हम अब उन जवालों की बात नहीं कर सकते जो पहले जवाल आते थे, क्योंकि ये हमेशा रहने वाली कौम है, तो इसके अजाब भी इसी तरह के होंगे, इसी तरह की चीजें जो है तो सारे अजाब इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे, सारी चीजें इकट्ठी हो गई। पिछली कौमों पे तो किसी एक चीज की वजह से अजाब आता था, यहाँ तो सारी चीजें इकट्ठी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा खतरनाक इस टाइम जो मरला है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, अगर अब भी नहीं समझ आती, और मेरा ख्याल है 1400 साल पहले जिस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है, दौर तो वही है, मामलात तो वही हैं, हालात तो वही हैं। मिनटों का सफ़र, घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो गया। आप देख लें, अंडर पासेस बन गए, ब्रिजेस बन गए, जहाँ आप 1 घंटे में पहुँचा करते थे वहाँ 15 मिनटों में पहुँच जाते हैं आप। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो लोगों ने बनानी शुरू कर दी। लोग जो है वो 18वें 20वें मोहल्ले तक जो है वो रहते हैं, और वहाँ तक जाकर जो है वो रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। यहाँ तक जो है वो नौबत आ गई। अब हालात और सिमट गई, दुनिया सिमट रही है, और चीज़ें, वायरसेस आ गए मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सोशल मीडिया क्या है? ये सोशल मीडिया आज से 1400 साल पहले जो तस्दीक हुई, जो बात बताई गई कि अफवाहों का दौर होगा, ये सोशल मीडिया अफवाहें हैं। ये जिसमें हर चीज़ तो सच नहीं होती, आपको जो दिखाई जाती है, बताई जाती है। हम जब टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठते हैं तो ऑथेंटिक बात कर सकते हैं। हमारे पास इस चीज़ का जो है वो, हम कोई अपने पास से बात जो है वो ऐड ऑन नहीं कर सकते, हमें जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को बताया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो हर किसी की ज़ुबान खुली है, हर किसी का हाथ ओपन है, जो दिल चाहता है कहते जाते हैं, और सारी दुनिया जो है वो उसको सच मान के जो है वो बैठ जाती है कि हाँ ये सच कह रहा है, जो गलत कह रहा है वो सच कह रहा है, जो सच कह रहा है वो झूठ कह रहा है। ये टाइम आ गया है। इसको चेंज मैं या आप, हम 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग नहीं कर सकते, सबको मिल के इसमें चेंज लाना होगा। और ये मेरा ख्याल है एक इंतहाई मुश्किल काम है, जो कि शायद हम इसको चेन को बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो उस चीज़ में एंटर हो चुके हैं जिसको क़यामत का दौर कहते हैं। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, ये कोई मजाक या झूठ वाली बात नहीं है। ये वो दौर है जिसकी निशानदेही और पेशन गोई मौजूद है। तो इस दौर में जो सच्चे लोग हैं वो अपना सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सेव कर लें, और जो झूठे लोग हैं वो एहतसाब कर लें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। तो शायद डिप्रेशन कम हो सके। लेकिन एक और डॉक्टर साहबा दूसरी बड़ी वजह, रवैये, वालदा का रवैया, वालदैन के रवैये, वालिद साहब का रवैया। बच्चे कोई अच्छा काम करके आते हैं, वालिद साहब अपने कामों में बिजी होते हैं, ठहर जो भी, मैं नहीं अभी तुम्हारी बात सुन सकता, अभी बाद में आना। अच्छा, वहाँ पे उसका मोराल डाउन हो गया। वो जो कॉन्फिडेंस के साथ अपने वालिद को ये खबर सुनाने आ रहा था कि मुझे जो है वो अच्छे मार्क्स मिले हैं, या मैंने अच्छा पास किया है, या मैंने कोई अच्छा काम किया है, वो बात ख़त्म हो गई जी, अब बाबा से बात ही नहीं करनी, बाबा ने तो डांट दिया।
वालदा के पास गए हैं तो मैं काम कर रही हूँ, मेरे किचन में बिजी हूँ, गर्मी हो रही है, तुम्हें अपनी पड़ी है, तुम जाओ उधर बैठ जाओ। ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे एंजाइटी पेशेंट्स बन चुके हैं। आप यकीन करें, पेशेंट आते हैं, बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो यही कहते हैं हमारे माँ बाप हमें टाइम ही नहीं देते, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, वापस में झगड़ते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हम अपने औरत और मर्द होने का सबूत दे सकें, एक्चुअली मुआशरे को सेटिस्फाई कर सकें, फैमिली को सेटिस्फाई कर सकें कि जी देखो हम जो हैं वो कंप्लीट औरत और कंप्लीट मर्द हैं जी। हम में से कोई भी ये सोच के बच्चा पैदा नहीं करता कि वो एक ऐसा इंडिविजुअल इस दुनिया में लेके आए जो कि उसकी परछाई भी हो और वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। यानी प्लानिंग नहीं है हमारी, बच्चा पैदा करने के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं। जब बच्चा पैदा करने के लिए आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप उसके हवाले से प्लान ही नहीं कर रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट कैसे करना है, उसके साथ चलना कैसे है, तो फिर अच्छी बात की आपने, आपके पास टाइम कैसे हो सकता है कि जी आप टाइम उसको देंगे। आपने तो ये सोचा ही नहीं कि उसको टाइम भी चाहिए होगा, आपको तो सिर्फ ये था कि उसने पैदा होना है और बस फिर उसने खुद ही सारी चीज़ें करते जाना है, जबकि ये हकीकत नहीं है। बच्चा पैदा करने से लेकर उसको परवान चढ़ाने तक वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। फिर एक दूसरी चीज़ जो आती है, एक तो हमने मुआशरे को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चा पैदा करना है, फैमिली को सेटिस्फाई। दूसरी चीज़ हमने बच्चा इसलिए पैदा करना है बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जाए, बस। हाँ, ये जब लालच आपके दिल में पहले से ही पड़े हुए हैं कि आपने इन चीज़ों के लिए बच्चा पैदा करना है, तो आप अपने बच्चे के साथ वो अनकंडीशनल लव जिसको हम कहते हैं वो कैसे उसको दे सकते हैं? वो हो ही नहीं सकता, वो तो कंडीशन होगी। हाँ, वो तो कंडीशन है। आपने बच्चा रीजंस की वजह से पैदा किया है। अब जिन रीजंस की वजह से आपने बच्चा पैदा किया, आप उसको अटेंशन, टाइम, हर चीज़ उसी हिसाब से दे रहे हैं। सो जब आप टाइम अपने बच्चे को नहीं देते तो उसका आपके साथ कनेक्शन ही नहीं बन पाता। आपका पर्पस ही नहीं था रिलेशनशिप बनाना, आपका पर्पस ये है बुढ़ापे में अकेला ना छोड़े, और वो डेफिनेटली बुढ़ापे में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपका अगर ये पर्पस हो बच्चे का कि मेरा बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड हो, मेरे वजूद का हिस्सा है, वो आगे चल के चीज़ों को मुझसे बेहतर, वो चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में उतना बेहतर नहीं कर पाया वो भी कर पाए और एक बेहतर फॉल मेंबर जो सोसाइटी का बन पाए। अगर आपको ये पर्पस ही नहीं है तो जिस पर्पस के साथ आप बच्चों को पैदा करते हैं वही पर्पस बच्चे सर्व करते हैं आपके लिए। बिल्कुल, आप उनको बुढ़ापे के लिए तैयार करें, वो बुढ़ापे में आपकी खिदमत करेंगे। आप उनको टाइम दे रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको मोहब्बत देंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आप उनको सिर्फ पैसे दे रहे हैं, वो भी आपको पैसे देंगे, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, ये कुदरत के प्रिंसिपल्स हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे, कुछ और काट नहीं सकते। मैं ये समझती हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है माँ बाप के लिए ख़ास तौर पे कि आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जो एक जान आप इस दुनिया में लेके आने वाले हैं, लेके आना चाहते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। हाँ, आपको ये चीज़ सोचनी है, प्लानिंग तो करें। एग्जैक्टली, आपको ये चीज़ सोचनी है और फिर उसके हिसाब से आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है, क्योंकि बच्चा जब रोएगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, जब वो जिद करेगा तो आपको चिढ़ भी चढ़ेगी, बहुत ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो आप एक बेहतर बच्चे को जो है परवान चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया और फिर बाद में आप खुद ये क्लेम करें कि हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते, तो फिर ज़रूर एक रिकैप कीजिए कि क्या आपने अपने बच्चे को टाइम दिया था। अगर आपने भी नहीं दिया तो आपने तो खुद उसको सिखाया है कि टाइम देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर अब क्यों ये गिले और शिकवे हैं कि वो हमें टाइम नहीं देता, वो हमें अटेंड नहीं करता। या फिर अगर आपने उसको लव एंड केयर नहीं सिखाया तो फिर अब आप जब वो नहीं दे रहा तो फिर आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो देंगे वही मिलेगा, जो सिखाएंगे वही आपकी तरफ आएगा। बिकॉज बच्चा जो है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए ये सोचें, जो छोटा बच्चा तो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल उसको तो दुनिया किसी चीज़ का नहीं पता। जब वो पैदा होता है आप उसको सिखाते हैं खाना कैसे खाते हैं, आप उसको सिखाते हैं चलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें तो आप सिखा रहे हैं। जब आप सिखा रहे हैं और उसको सीखते हुए वो बड़ा हो रहा है, तो फिर अगर आपने उसको लव केयर और रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस नहीं बताई, उसके साथ आपने प्यार और मोहब्बत से बात कौन है फैसला कर एग्जैक्टली। और अगर आप उसके सामने लड़ते मरते झगड़ते रहे, आपने गाली गलोच किया, अब्यूज किया, दूसरे घर का मसला बच्चा एग्जैक्टली फिर बच्चा भी वही सीख रहा है। बच्चा वही सीखता है जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं या दिखाते हैं। ऑफ कोर्स वो उन्हीं चीज़ों से, वो अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। फिर कहीं ना कहीं गिले करने जो है ना वो कम हो जाने चाहिए कि भाई ये क्यों। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि हम शायद इतने अभी तक नाइफ हैं कि हमें समझ नहीं आ सका कि हमने अपने बच्चों को परवान कैसे चढ़ाना है, हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। उसके लिए सीखें,
उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत है। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, आप इंटरनेट से चीज़ों को जो है वो देख लीजिए। आप अगर पढ़े लिखे हैं, कोई किताब पढ़िए अपने बच्चे के लिए, बहुत सारी। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो हमारे पास हमारे अंबिया इकराम्स की, हमारे वली जो औलिया इकराम है, उन सब की मिसालें हमारे पास ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है, हम उनको जो है वो देख सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हम ये समझते हैं कि हम सब जो है, हम पहले से माँ बाप, हमें पता है अपने अपने बच्चों को डील करना है। हमें भी तो हमारे माँ बाप ने पाला था, ऑफ कोर्स हमें हमारे माँ बाप ने पाला था, मगर हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये टाइम, ये दौर, ये इस टाइम की रिक्वायरमेंट्स और हैं। हाँ। बेसिक्स वही हैं, वैल्यूज़ वही हैं, इकदार वही हैं जो हमारे रिश्ते भी वही हैं, मगर अब इनको सिखाने का तरीका, अब इनको प्रैक्टिस करवाने का तरीका, अब इसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो चुकी हुई है। सो हमें उसके हिसाब से अपने रवैयों में भी चेंज लाते हुए हमें अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि हमें पता तो चल सके हम अपने बच्चे से चाहते क्या, एंड पे क्या उससे चाहेंगे और किस तरह का इंसान हम उसको देखना चाहते हैं। आज का बच्चा जो है वो सिर्फ माँ बाप से नहीं सीखता। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपके दादा दादी, फुप्पो, चाची, चाचा, उनके बच्चे, ये वो सब इसमें जो है वो आपका छोटा ग्रोइंग एज बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, वो आप देखेंगे कि कभी वो दादा की लैंग्वेज बोलेगा, कभी वो दादी के कोई अल्फाज जो है वो चुन लेगा और आप एकदम हैरान रहेंगे कि ओ ये तो जो है वो ये बात करते हैं, या ये तो फलां बंदा जो है वो बात करता है, तो इसने कैसे सीख लिया? उसने ऐसे सीख लिया कि बच्चे ऑब्जर्वर होते हैं। छोटे बच्चे वही करेंगे जो आपके घर में होगा। अगर अब्यूज किया जा रहा होगा तो वो गालियाँ सीख लेंगे, जो कि आजकल के बच्चों का जो है वो शेवा बनता जा रहा है, वो बदतमीज़ी में ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। तमीज़ तो उनकी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि तमीज़ हमने सिखाई नहीं ना, और हमने सिखानी किस टाइम थी? आपको कौन कौन तमीज़ सिखाएगा? जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ होती हैं। अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत बदतमीज़ बच्चे भी होते हैं, शरारती बच्चे भी होते हैं। ये कैटेगरीज बच्चों की जन्म लेती ही तब है डॉक्टर साहिबा, जब वो दूसरों के रवैये देखते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं एक बच्चा शरारत कर रहा है, इसको कोई मारता ही नहीं है, कोई मना नहीं करता, एक ये रो रहा है, ये रो के अपनी बात मनवा लेता है, मैं भी रो के अपनी बात मनवा लेता हूँ। बिल्कुल, वो बच्चे जो कभी रोते नहीं है, वो रोते हुए बच्चों को देख के रोना शुरू करके अपनी जिदें मनवाना शुरू कर देते हैं कि उनको पता है कि ऐसे मानेंगे। डॉक्टर साहब, आपको पता होगा कन्वर्जन जो है, जिसको हम हिस्टेरिया के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा जहनी मसला है जिसके लिए 100% जिसको आप कहेंगे कि ये कॉपी होता है। यानी कॉपी का मतलब ये है कि घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंडिविजुअल मौजूद होता है, आपकी चाची, दादी, मामी, ताई, आपकी अपनी अम्मा जो है, वो कोई ना कोई एक ऐसा मॉडल मौजूद होता है जिसको बच्चा जो है वो इमिटेट करना शुरू करता है, उससे सीखना शुरू करता है कि अच्छा जब ये बीमार हो जाता है तो सब लोग इसको तवज्जो देते हैं। तो फिर वो भी जब हम अक्सर देखते हैं ना, बच्चा कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना, थिंक ऑफ इट कि ये क्यों हो रहा है। तो वो बच्चा एक्चुअली बीमारी की तरफ आपका तवज्जो जो है वो लेके जा रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है ना, मैंने ऑब्जर्व की है कि हमारी सोसाइटी के बिहेवियर्स ही बड़े डिफरेंट है। जब लोग जो हैं बड़े अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, नन गिव्स देम अटेंशन, नन एप्रिशिएट्स देम। ऐसा ही है, जैसे वो चारपाई पे पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, सारा खानदान, हर बच्चा, उसको टाइम मिल जाता है उनसे पूछने का। सो हम यहाँ पे बीमार लोगों को ज्यादा पूछते हैं और अच्छा, आजकल तो बीवियां भी ऐसा करती हैं ना शौहरों के साथ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो उतनी वो शौहरों की तवज्जो लेने, अब कोई भाई तवज्जो दे ही नहीं रहा, तो बेचारियां क्या करें। हाँ, लेकिन ये बीमार रवैये है ना, दैट्स हाउ हम इस तरह से बीमार रवैयों को बढ़ा रहे हैं, तवज्जो हासिल करने के और प्यार मोहब्बत लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली तवज्जो लेने वाले और देने वाले दोनों ने सीखा हुआ है कि बीमार होंगे तो सब होगा, तो सब की तवज्जो भी मिलेगी, सबकी हमदर्दी। ये नहीं, हम एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हमें दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए भी बीमार होना पड़ता है। यहाँ दादी, नानियाँ और माएँ ये कह रही होती हैं फलां बंदे को बता दो, अपने मामू को फोन करके बता दो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर उसे पूछने आना है तो वो पूछने आ जाए। हाँ, ये फलाने बंदे रिश्तेदार को फोन करके बता दो। अच्छा बच्चा ना फोन कर, तुमने फोन नहीं किया, तुमने बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ। ये चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से अब देखिए, अगर वो नहीं बताएंगे तो फंसते हैं, बता दें तो तुमने ये बताया, ये क्यों नहीं बताया, उसमें ये भी ऐड ऑन करना था, तुमने ये बताया कि मेरे कंधे में 10 दिन से दर्द है, ये तो तुमने बताया नहीं, तो ये तो चलो दोबारा फोन करो, दोबारा जल्दी से बताओ कि क्या कहाँ दर्द है। बिल्कुल रवैये बिल्कुल, और मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि अपने प्यारों को इस हद तक मत जाने दीजिए कि वो बीमार हों तो ही आप उनके बारे में पूछें, उनकी तरफ तवज्जो दें। उससे पहले ही कभी कभार हेलो हाय गुड टाइम पास करें, उनके साथ बैठें, तो वो खुद ब खुद ही अटेंडेड फील करेंगे, वो खुद ब खुद ही उनको आपकी तवज्जो मिल जाएगी।
और बहुत सारे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जिस तरीके से आज जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के हवाले से बात की, और साथ ही हमने ख़वातीन, बच्चों, बड़ों सब के हवाले से जो है वो उनके रवैयों के हवाले से आज प्रोग्राम में बात की है। मेरा ख्याल है इतने शॉर्ट टाइम में इतनी जामिया बात जो है वो शायद किसी प्रोग्राम में जो है वो नहीं हुई, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि आपको समझाया भी जाए, आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशंस भी दिए जाएं। अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई भी इशू है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी आप कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखिए। साथ ही आपके पास जो है वो कमेंट्स का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं, और अगर किसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।